दोस्तों एक बार फिर से पर्यावरण अध्ययन के पार्ट बी के साथ आपके सामने यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं। तो इस पार्ट ए में आपने पढ़ा था यहाँ पर वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, इसके अलावा और बहुत सारे प्रदूषण यहाँ पर रहेंगे जिनका आज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। पेपर एनवायरनमेंटल स्टडीज अर्थात पर्यावरणीय अध्ययन, इसका यूनिट 5B है यहाँ पर एनवायरनमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण। अब हम इसका सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। एनवायरनमेंटल पोल्यूशन के लिए डेफिनेशन, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये हम पहले ही यहाँ पर पार्ट ए में स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए सॉइल पोल्यूशन, मैरीन पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड न्यूक्लियर हैजार्ड। इसके अलावा यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी हम देखेंगे, जिसकी कॉज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन केस स्टडी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में हम फ्लड और अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड लैंडस्लाइड भी यहाँ पर देखेंगे। लेटर स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर के साथ हम यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन को लेकर हम यहाँ पर शुरू करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। मृदा प्रदूषण का प्रभाव होता है यानी द इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ए, ये कैडमियम का प्रदूषण फैलाता है यानी इट स्प्रेड कैडमियम पोल्यूशन। यहाँ पर बी दिया गया जलचर जीवों का उपापचय बदल जाता है यानी द मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म चेंजेज। और सी दिया यहाँ पर भौतिक जल के स्रोत में परिवर्तन आ जाता है यानी देयर इज अ चेंज इन द सोर्स ऑफ फिजिकल वाटर। और डी यहाँ पर दिया गया प्रदूषक द्वारा मृदा की प्राकृतिक बनावट में बदलाव आ जाता है यानी द नेचुरल टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज चेंज बाय द पोल्यूटेंट। तो यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर निकल कर आएगा वो ऑप्शन डी यहाँ पर देखने में लग रहा है। यानी जो हमारी जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी प्राकृतिक बनावट यहाँ पर चेंज हो जाती है और इस वजह से उसमें फसल भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती और जो फसल होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें भी बीमारी आ जाती है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 49, आप इससे पहले 47 क्वेश्चन पार्ट ए में देख चुके हैं जो आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर पार्ट बी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल पोल्यूशन कैन बी। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कांच, ग्लास, प्लास्टिक या अपमार्जक, डिटर्जेंट या CO2। तो यहाँ पर जो मृदा प्रदूषण का जो ऑप्शन दिए गए इनमें सबसे जो बेस्ट कारक हो सकता है वो हो सकता है प्लास्टिक, इसलिए ऑप्शन बी प्लास्टिक इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 50, ठोस अपशिष्टों से सर्वाधिक प्रदूषित होती है यानी द मोस्ट पोल्यूटेड बाय सॉलिड वेस्ट इज। क्या हो सकती है? एयर, वायु, जल, वाटर, भूमि, लैंड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उनसे जो हमारी भूमि है यानी जो सॉइल है वो यहाँ पर प्रदूषित हो सकती है, इसलिए ऑप्शन सी लैंड, भूमि इज करेक्ट आंसर। अब हमारे पास समुद्र जल प्रदूषण एंड सी वाटर पोल्यूशन से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है यानी द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ इंडियन सी साइड वाटर इज। ऑप्शन दिया गया तेल का फैल जाना या नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन या औद्योगिक बहिस्राव या वायु विलय। तो यहाँ सबसे मेन जो कारण होता है वो औद्योगिक बहिस्राव, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, तटीय प्रदूषण के कारण है द कॉजेज ऑफ कोस्टल पोल्यूशन आर। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन सीवेज, उत्सर्ज, तेल, कचरा या कटाव, बाढ़, वन काटना या आपदाएं या रेडियोधर्मी तत्व। जो सबसे मेन यहाँ पर ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सीवेज, उत्सर्ज, तेल, कचरा वगैरह है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, तटीय प्रदूषण का उदाहरण है एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल पोल्यूशन इज। ऑप्शन दिए गए नालों से निकला जल, औद्योगिक कचरा, तेल का बिखराव या ये सभी। देखिए यहाँ पर ये मान लिया सी है, समुद्र है और यहाँ पर ये इसका बैंक है कोस्टल, इसलिए इसके नाले होते हैं जो आसपास से जो सिटी से निकलते हैं, उसमें नालों से गंदा पानी डलता है, उससे भी ये यहाँ पर प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है तटीय। और औद्योगिक कचरा जो इंडस्ट्री होती है उससे भी यहाँ पर कचरा निकलता है, अपशिष्ट केमिकल वगैरह निकलता है, वो भी पानी में मिल जाता है। और तेल का बिखराव, तेल ऑयल भी इसमें मिल सकता है, इसलिए सभी यहाँ पर ये तटीय प्रदूषण के कारण उदाहरण हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54,
निम्नलिखित में से कौन सा महानगर गंगा नदी को प्रदूषित नहीं करता। देखिए गंगा नदी को प्रदूषित नहीं करता, हमें देखना कि मान लीजिए ये गंगा है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा इसे गंगा के किनारे यहाँ पर कौन कौन से नगर यहाँ पर बसे हुए हैं। जैसे इलाहाबाद है तो ये गंगा किनारे है, हरिद्वार भी गंगा के किनारे है और कानपुर भी गंगा किनारे है, तो सभी यहाँ पर गंगा के किनारे में पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन डी में रांची है ये यहाँ पर नहीं पड़ता, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर यार। नाउ ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन से संबंधित जो प्रश्न है हम वो यहाँ पर देखें। 55 ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर रिलेटेड टू, ऑप्शन दिए यहाँ पर वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो ये यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण नॉइज पोल्यूशन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है। यानी नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय हाउ मेनी डेसिबल ऑफ नॉइज, यानी कितना शोर का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए जिसको हम ध्वनि प्रदूषण कह सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन कई ऑप्शन दिए गए, तो हम जानते हैं कि जो 80 डेसिबल होता है, 80 डेसिबल से ऊपर जितने भी हम जाएंगे तो वो ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में आएगा, इसलिए ऑप्शन बी 80 to 90 ये डेसिबल जो है यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में आएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 57 शोर मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर नॉइज। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं साउंड लेवल मीटर या नेफ्लीमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर या वेंचुरीमीटर। तो साउंड लेवल मीटर यूज होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्रोत का ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज नॉइज पोल्यूशन ऑफ हाई सोर्स। यहाँ पर ऑप्शन देंगे औद्योगिक गतिविधियाँ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या रॉक म्यूजिक या यातायात के साधन या हवाई जहाज। तो यहाँ पर देखिए जो रॉक म्यूजिक है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है, इसलिए ऑप्शन बी रॉक म्यूजिक इज करेक्ट आंसर यार। ना क्वेश्चन नंबर 59 100 डेसिबल के शोर का प्रवणता स्तर संगत होगा, यानी द ग्रेडियंट लेवल ऑफ नॉइज ऑफ 100 डेसिबल करस्पॉन्ड टू। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सुनाई देने वाली आवाज़ से या सामान्य वार्तालाप से या शोर शराबे वाली गलियों की आवाज़ से या कारखानों के शोर से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कारखानों के शोर से, बाय द नॉइज ऑफ फैक्ट्री इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 शोर है यानी नॉइज है, शोर क्या होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए व्हीकल की आवाज़, द साउंड ऑफ द व्हीकल, पटाखों की आवाज़, साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स या बच्चों की आवाज़, चिल्ड्रंस वॉइस या अवांछनीय तथा अवांछित आवाज़। देखिए शोर या आवाज़ तो होती है, लेकिन हम उसको नॉइज कब कहेंगे, नॉइज शोर कब कहा जाता है, जब वो हमारी अवांछनीय हो, यानी अवांछित आवाज़ हो और डिस्टर्ब करने वाली आवाज़ हो, तो उसको हम यहाँ पर शोर कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी अवांछनीय अवांछित आवाज़ ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 ध्वनि स्तर को मापने की इकाई है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज लेवल इज। ऑप्शन दिए गए टेस्ला या एंगस्ट्रॉम या डेसिबल या सभी। तो यहाँ पर डेसिबल होती है ध्वनि मापने की, इसलिए ऑप्शन बी डेसिबल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए जलयान, शिप, वायुयान, एयरक्राफ्ट, ट्रेन या जेट विमान, जेट एयरक्राफ्ट। तो इन सभी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो शोर होगा, जो ध्वनि प्रदूषण होगा जेट विमान से होता है, इसलिए ऑप्शन डी जेट विमान इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार दिन के समय के दौरान अधिकतम कान अनुकूल शोर है, यानी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया द मैक्सिमम एयर फ्रेंडली नॉइज ड्यूरिंग द डे टाइम इज। तो यहाँ पर दिया गया 30 डेसिबल या 15 डेसिबल या 45 डेसिबल या 60 डेसिबल। तो ये जो यहाँ पर ये लिमिट है वो 60 डेसिबल की रहेगी, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 80 डेसिबल ध्वनि का स्तर है, यानी 80 डेसिबल साउंड लेवल इज सामान्य आवाज़ होती है या कष्टपूर्ण ऊंचे स्वर वाला होता है या सुनने योग्य या ऊंचा स्वर वाला। तो 80 डेसिबल हमारी जो है प्रदूषण की लेवल में आ जाता है, इसलिए ऑप्शन बी कष्टपूर्ण ऊंचे स्वर वाला ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 चीनी उद्योग निम्नलिखित में से प्रभावी रूप में किसे प्रदूषित नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्टिवली पोल्यूट द शुगर इंडस्ट्री। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर ध्वनि या मृदा या जल या वायु। तो यहाँ पर
जो है ऑप्शन ए ध्वनि साउंड इज करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर रेडियोधर्मी और तापीय प्रदूषण यानी रेडियो एक्टिव एंड थर्मल पोल्यूशन से रिलेटेड रहेगा। नाम क्वेश्चन नंबर 66, रेडियोधर्मी प्रदूषण से होने वाला रोग, डिसीज कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। यहाँ पर दिए गए जुकाम, खांसी या त्वचा कैंसर या बुखार या ये सभी। तो देखिए जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है उससे त्वचा कैंसर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी त्वचा कैंसर इज राइट आंसर ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, MC मेहता ने किस जल स्रोत को चर्मशोधनशाला प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जनहित याचिका दायर की थी? MC मेहता फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू फ्री विच वाटर सोर्स फ्रॉम टैनरी पोल्यूशन। ऑप्शन दिए गए कावेरी नदी या गंगा नदी या गोमती नदी या कृष्णा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा नदी। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, रेडियोधर्मी विकिरण मापने की इकाई है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन इज। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर डेसिबल या सीवर्ट या कैलोरी या जूल। तो ऑप्शन बी सीवर्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, रेडियोधर्मिता प्रदूषित स्थल के निकट विचरण करने पर पशुओं में कौन सी बीमारी हो जाती है, यानी विच डिसीज अकर्स इन एनिमल्स व्हेन रेडियोएक्टिविटी ट्रेवल्स नियर अ पोल्यूटेड साइट। ऑप्शन दिए गए हैं त्वचा में खुजली, इच स्किन या ट्यूमर या मूर्छा आना, फेंटिंग या अंधापन। तो यहाँ पर ट्यूमर हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी सबसे घातक प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव इज द डेडलिस्ट पोल्यूटेंट। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर SR90 या SR85 या P32 या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए SR90 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, मोस्ट केमिकल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन दिए गए चमड़ा उद्योग से या कागज उद्योग से या रेयन उद्योग से या वस्त्र उद्योग से। तो यहाँ पर जो चमड़ा उद्योग होता है उससे सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है, इसलिए ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, न्यूक्लियर विकिरण का मुख्य स्रोत है, द मेन सोर्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इज। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर न्यूक्लियर परीक्षण या नाभिकीय संयंत्र या रेडियोधर्मी विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर विकिरण का जो मुख्य स्रोत होता है वो रेडियोधर्मी विकिरण होता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, कार्बन मोनोऑक्साइड CO मनुष्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज हार्मफुल टू ह्यूमन बिकॉज। ऑप्शन देंगे यहाँ पर ये ओजोन परत को नष्ट करती है, इट डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर, या ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है, या ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में कम करती है, या ये सभी। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है, यानी इट कॉम्पिटेट विद ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है, यानी विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं यकृत, लीवर या मस्तिष्क ब्रेन या फेफड़ा लंग या अस्थि मज्जा बोन मैरो। तो जो अस्थि मज्जा बोन मैरो होता है उस पर नाभिकीय विकिरणों का प्रभाव होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, विकिरण द्वारा प्रदूषण का मुख्य कारण है, द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन बाय रेडिएशन इज। ऑप्शन दिए गए रेडियोधर्मी पदार्थ या मेथेन गैस या हाइड्रो पावर संयंत्र या थर्मल संयंत्र। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, उन्हीं से इस तरह का प्रदूषण होता है, इसलिए ऑप्शन ए रेडियोधर्मी पदार्थ इज राइट आंसर यार। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, रेडियोधर्मिता का मापन किससे किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन दिए गए गीगर मूलर काउंटर या पोलेरोमीटर या कैलोरीमीटर या कैलोरीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गीगर मूलर काउंटर इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, उसमें प्रदूषण का स्रोत है, यानी द सोर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन इज। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर नाभिकीय संयंत्र, न्यूक्लियर प्लांट, औद्योगिक प्रवाह, इंडस्ट्रियल फ्लो या उसमें पावर संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट या ये सभी। तो यहाँ पर इन सभी से उसमें प्रदूषण होता है, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 78, रेडियोधर्मी प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग पर प्रभावी नहीं होता है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज नॉट इफेक्टिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज? ऑप्शन दिए गए कैंसर या विकलांगता, डिसेबिलिटी या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर या ल्यूकीमिया। तो यहाँ पर देखिए कैंसर पर भी प्रभाव करता है, डिसेबिलिटी, ल्यूकीमिया पर भी, लेकिन यहाँ पर जो रक्तचाप तथा ब्लड प्रेशर उस पर यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी रक्तचाप इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, नाभिकीय संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है द फ्यूल यूज इन ए न्यूक्लियर प्लांट। जो न्यूक्लियर प्लांट होता है उसमें कौन सा फ्यूल या ईंधन यूज करते हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं पोटेशियम या सोडियम या भारी जल या यूरेनियम। तो यूरेनियम यहाँ पर यूज होता है, इसलिए ऑप्शन डी यूरेनियम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है? विच हार्मफुल सब्सटेंस रिमेन्स एक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन? ऑप्शन दिए गए यहाँ पर सीजियम 137 या स्ट्रोंशियम 89 या प्लूटोनियम 239 या आयोडीन 131। तो देखिए यहाँ पर जो हानिकारक पदार्थ जो है वो प्लूटोनियम होगा, जो लंबे समय तक यहाँ पर सक्रिय रहता है, इसलिए ऑप्शन सी प्लूटोनियम 239 इज करेक्ट आंसर। अब हम इन प्रदूषण से संबंधित निराकरण के उपाय रेमेडियल मेजर्स कुछ देख लेते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम कानून कब लागू हुआ? व्हेन द वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। ऑप्शन दिए गए 1996 या 1972 या 1974, 1976। तो ये 1974 में यहाँ पर फोर्स में आता है, इसलिए ऑप्शन सी 1974 इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल लॉ केम इनटू फोर्स इन इंडिया। अगेन क्वेश्चन आ गया है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 1968, 1982, 1974, 1976। तो पुणे इसका आंसर ऑप्शन सी 1974 यहाँ पर होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर द उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज फॉर्म्ड। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर 28 फरवरी 1975 या 3 फरवरी 1975 या 4 जनवरी 1978 या 13 जुलाई 1982। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 फरवरी 1975 इज राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, इस यूनिट का अंतिम प्रश्न 84, गैस जो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होती है, यानी द गैस विच इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन। और डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड, ये जो प्रश्न है ये आपके लिए होता है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके इसको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। और ये यूनिट 5B भी हम पढ़ रहे थे, इससे पहले यूनिट 5A थी। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं आप, ये यूट्यूब पर हमारी यहाँ पर 6 डायमेंशन SGP के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम यूनिट 6 आपके लिए लेकर आएंगे और तब तक आप इसकी तैयारी करते रहिए। थैंक यू। और डियर स्टूडेंट, अगर आप ये सभी क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं कि एक बुक की तरह, एक नोट्स की तरह पढ़ें, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, आप जानते हैं कि हमारी वेबसाइट है जो 6dimensionsgp.com करके है, और जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू।